जो चीज़ पढ़ी थी वो बेसिकली हमने पावर ऑफ पॉड्स पढ़े थे कि पॉड्स की क्या पावर्स है, मतलब करता क्या है पॉड जो है। मैंने बताया था कि आपकी सर्विस को वो एक्सपोज करेगा क्योंकि इसके अंदर ही आपकी कंटेनराइज सर्विस होती है। पॉड्स के अंदर प्रॉक्सी बनाएगा, रेप्लिकाज उसके बनाएगा, ठीक है ना। और बकिया जो डेमन सेट्स हैं और क्रॉन जॉब्स वगैरह हैं वो सब काम पावर पॉड्स करता है। कम्युनिटीज़ की हेल्थ चेक्स जो हैं, जो हेल्थ चेक हमें क्यों लगाने पड़ते हैं, वो हेल्थ चेक हमें इसलिए लगाने पड़ते हैं ताकि अगर आपकी सर्विस डाउन हो जाए तो उसका जो रेप्लिका या कहीं और चल रहा है वहाँ से आपको सर्विस मिलनी शुरू हो जाए। सर्विस का लोड ज़्यादा हो तो दूसरी जगह से सर्विस मिलनी शुरू हो जाए। इसके लिए हम लोग हेल्थ चेक्स लगाते हैं ताकि पता रहे कि आपकी सर्विस अप एंड रनिंग है, डाउन नहीं है। कम्युनिटीज़ की सेल्फ हीलिंग की बात करेंगे। सो कम्युनिटीज़ जो है, सेल्फ हीलिंग से मुराद ये है कि अगर कोई चीज़ में ख़राबी आ जाती है, ठीक है ना, तो वो यहाँ से जो इसकी सेल्फ हीलिंग है वो ख़ुद ही उसको सही कर देता है। सेल्फ हील का मतलब क्या है? मैं अगर ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो सेल्फ हील का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो चोट हमें लगती है वो ख़ुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में निज़ाम रखा है कि वो सेल्फ हील करता है हमारे जो भी ज़ख़म है उसको। कम्युनिटीज़ के अंदर जो सेल्फ हील का कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ इसी तरीके से है कि इसके अंदर सेंस करने का ऑप्शन है, जिसकी वजह से अगर इसके अंदर कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो वो इसको ख़ुद ही रिज़ॉल्व कर देता है। अच्छा, मेरे किसी भाई को या बहन को कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मुझे बीच में रोक के वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि बिल्कुल को उसके लास्ट में पूछें, मेरे भी जहन से वो निकल जाएगा, आपके भी जहन से निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, रोलिंग कम्युनिटीज़ की जो रोलिंग अपडेट्स है ये बड़ी मज़े की है, इसको समझते हैं। रोलिंग अपडेट्स का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आफ़ताब हैं या सैयद कादरी हैं या अबरार हैं, इन्होंने कोई नया वर्जन लॉन्च किया है एप्लीकेशन का और चाह रहे हैं कि पुराना वर्जन डाउन ना हो और नया वर्जन भी साथ साथ अपडेट होना हो जाए। तो वो रोलिंग अपडेट्स जाएगी कैसे और रोलिंग अपडेट्स करते क्यों हैं? रोलिंग अपडेट्स हम इसलिए करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो एक एप्लीकेशन है उसकी सर्विस चल रही है, वो एक जगह नहीं चल रही है, उस कम्युनिटीज़ में 2 से 3 अलग अलग जगह चल रही है। इन ऑर्डर टू मेंटेन, क्या चीज़ मेंटेन करने के लिए भाई, कोई बताएगा मुझे? आपकी एक सर्विस चल रही है हाई अवेलेबिलिटी, उसकी वजह ये है हाई अवेलेबिलिटी कि भाई कम्युनिटीज़ इस बात की श्योरिटी आपको देता है कि आपके सर्विस पे लोड बढ़ेगा, खुद ही स्केल आउट कर देगा। स्केल आउट मतलब यानी कि उसके अंदर मज़ीद पॉड्स ऐड कर देगा। सर्विस कम होगी तो खुद ही वो हटा देगा। तो ऑटो स्केलिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो खुद ही इसमें आ रहे होंगे। सो लिखा हुआ है यूज़र एक्सपेक्ट्स एप्लीकेशन टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम एंड डेवलपर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिप्लॉय न्यू वर्जन ऑफ द सेवरल टाइम अ डे। इन कम्युनिटीज़ दिस इज़ डन विद रोलिंग अपडेट्स, यानी कि एक डेवलपर जो है वो मल्टीपल टाइम्स एक वर्जन को डिप्लॉय करता है एक दफ़ा एक दिन के अंदर, ठीक है ना। तो कम्युनिटीज़ उसको रोलिंग अपडेट्स के थ्रू हैंडल करता है। रोलिंग अपडेट्स allow deployments update to take place with zero downtime by incrementally updating pod instance with new one. The new pod will be scheduled on nodes will available resources, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हम बात करेंगे मज़ीद आगे। आप ये देखें सर्विस है, ये जो चीज़ चल रही है ना येलो कलर से, एक सर्विस है ये, ठीक है ना। यहाँ भी सर्विस चल रही है, ये डिप्लॉयमेंट्स चल रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ आप गौर से देखें कि ये भी एक नई डिप्लॉयमेंट हुई हुई है, ठीक है ना। ये सर्विसेज थी, अब ये ग्रीन कलर से जो है ये हल्की होना शुरू हो गई और पर्पल कलर से यहाँ नई आ गई, ठीक है। तो जो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का यहाँ कॉन्सेप्ट है वो ये नज़र आ रहा है आपको। अब ये पर्पल कलर से नई आ गई, ग्रीन वाली हल्की हो गई। आखिर में जाके अगर आप देखें तो ये पर्पल वाली जो है ये यहाँ रेप्लिकेट हो गई और ग्रीन वाली यहाँ से गायब हो गई फाइनली। तो ये इस तरह से अपडेट करते हैं अपने आप को। कम्युनिटीज़ की ऑटो स्केलिंग की बात करेंगे तो उसमें HPA जो हमने कल बात की थी। इसमें सर ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन जो गायब हो गई, ये मतलब इनको क्या कहेंगे? देखें, जो लाइट ग्रीन गायब हो गई ये पुराना वर्जन था, आपने नया वर्जन डाला तो इसने ऐसे नहीं किया कि इकट्ठे हटा दिया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसने यूज़र्स को इस पर शिफ्ट किया और उसके बाद यहाँ से इसको हटा दिया। तो स्टेप में देखें, पहले स्टेप में पूरा ग्रीन है, पर्पल नहीं है। दूसरे में पर्पल है, ग्रीन काफ़ी लाइट हो गया है।
और तीसरे में दोनों जगह पर्पल आ गया, क्योंकि दो अलग अलग नोड्स के अंदर दो अलग अलग पॉड्स जो है चल रही हैं अलग अलग आईपी के ऊपर, और रेप्लिकेट कर दिया इन्होंने और ग्रीन को गायब कर दिया, तो नया वर्जन आ गया आपका। क्लियर है यहाँ तक सबको, या किसी को कोई डाउट हो रहा है? ओके। अच्छा, कल हमने एच के बारे में पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलर, ठीक है ना। तो एच की जब बात करेंगे, फीचर बहुत फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन क्यूबिनिटीज़ 1.1 एंड हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट सिंस देन, ठीक है ना। वर्जन 1 जो है वो एच का स्केल पॉड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड लेटर ऑन मेमोरी यूजेज। हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर की ख़ास बात ये है कि ये जो है हॉरिजॉन्टली स्केल करता है और आपके पॉड्स की रेप्लिकेशंस बनाने शुरू करता है, ठीक है। और फिर उसकी मॉनिटरिंग करता है किसके थ्रू? प्रोमीथियस के थ्रू। प्रोमीथियस बेसिकली लॉग के थ्रू जो है ना इसको वो करता है, इसके लॉग्स को पढ़ता है और फिर ग्रिफाना में आपको वो सारे लॉग्स को दिखाता है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें, क्यूबिनिटीज़ इनग्रेस, इनग्रेस मतलब बाहर से अंदर आने वाला ट्रैफिक, एग्रेस अंदर से बाहर जाने वाला ट्रैफिक, तो दोनों में फ़र्क है। तो जो बाहर से अंदर ट्रैफिक आ रहा है इनग्रेस, उसमें आप देखें तो mydomain.com/bar अलग अलग लिंक्स बने हुए हैं, वो अलग अलग लिंक्स अलग अलग सर्विसेज को हिट कर रहे हैं और वो अलग अलग सर्विसेज उनकी अप्रोप्रिएट पॉर्ट्स पर उनको लेके जा रही हैं। ये क्यूबिनिटीज़ क्लस्टर है बेसिकली पूरा, ठीक है, जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है लोड बैलेंसर के ऊपर, फिर वो सर्विसेज पे जा रही है। आपका एट दी एंड रिजल्ट जो अचीव होगा ना, वो आपकी एप्लीकेशन की जो सर्विस चल रही होगी ना, उस सर्विस पे जाके हिट करेगा, तभी इसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये मैच सर्विस है, एक दूसरे के साथ लिंक है, एक सर्विस यहाँ है तो उसका रेप्लिका यहाँ है, इसका रेप्लिका यहाँ है तो दूसरे में उसका रेप्लिका है। सर्विस मैच का फ़ायदा क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, सिक्योर होते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आप उसको और उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं वाया मॉनिटरिंग। अच्छा, कंटेनर अडॉप्शन के बारे में बताते हैं। अली बाबा कहता है कि 10,000 कंटेनर इंस्टेंस प्रोविज़न करते हैं 10 मिनट में। 1000 जो है वो कंटेनर्स जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करता है। आपको मालूम होगा कि अली बाबा ई कॉमर्स भी है, चलाता है। तो अली बाबा ई कॉमर्स के ऊपर इतना ह्यूज ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करता है? इसके थ्रू करता है, कंटेनर्स के थ्रू। आप कहीं भी बड़े उसके ऊपर देखेंगे क्या नाम है, जहाँ पे ये मैनेजमेंट चल रही होगी वहाँ हमेशा कंटेनर ही यूज़ हो रहा होगा। अच्छा, इकोसिस्टम कैसे इसने बनाया क्लाउड नेटिव का? CNCF क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन जो है, जिसको गूगल ने क्यूबिनिटीज़ दे दिया था कि भाई अब तुम संभालोगे सारी चीज़ें, ठीक है ना। वो प्लेटिनियम मेंबर इनके हैं कोई चीनी, ठीक है ना। फिर क्यूबिनिटीज सर्टिफाइड भी है ये लोग, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन भी ये लोग कर रहे हैं, गोल्ड मेंबर हैं इसके क्लाउड फाउंड्री के और ओपन कंटेनर इनिशिएटिव के भी मेंबर हैं ये लोग। अच्छा जी, अच्छा ACK का मतलब है अली बाबा कंटेनर्स फॉर क्यूबिनिटीज़ आर्किटेक्चर ओवरव्यू। अली बाबा कंटेनर फॉर क्यूबिनिटीज़, ACK, क्लाउड क्यूबिनिटीज़ मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, क्लाउड क्यूबिनिटीज़ मैनेजमेंट सर्विस वही चीज़ है। अब ऊपर जो हम पढ़ रहे थे वो तो सिंपल क्यूबिनिटीज़ की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अली बाबा का जो क्लाउड क्यूबिनिटीज़ आर्किटेक्चर है वो कैसे काम करता है। तो पीछे वाला जैसे समझ में आया है, ये मैनेज सर्विस है, उसमें और इसमें फ़र्क समझ में आ गया आप लोगों को कि उसमें क्या बात कर रहे थे और इसमें क्या बात कर रहे हैं हम लोग? उसमें जर्नल क्यूबिनिटीज़ की बात हो रही थी, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लाउड क्यूबिनिटीज़ मैनेजमेंट कंसोल की बात कर रहे हैं। इसमें क्यूबिनिटीज़ क्लस्टर्स पूरे पूरे बने हुए हैं, जिसके अंदर आपके मल्टीपल जो AWS की सर्विसेज हैं वो इंटीग्रेट हैं, जिसमें ऑटो स्केलिंग है, नेटवर्क है, SLB है, VPC है, ये तमाम सर्विसेज इसमें इंटीग्रेट होती हैं, ठीक है। क्लाउड कंटेनर सर्विस डिज़ाइन टेनेंट्स की बात करेंगे तो नेटिव और अपस्ट्रीम क्यूबिनिटीज़ का एक्सपीरियंस है, सीमलेस इंटीग्रेशन है, एक्सपर्टीज़ लेवल सपोर्ट विद इन्हांस फीचर है, तमाम है, ठीक है। अब अगर आप क्लस्टर टाइप की बात करेंगे तो क्लस्टर टाइप के अंदर यानी कि अली बाबा क्लाउड क्यूबिनिटीज़ के अंदर 4 टाइप के क्यूबिनिटीज़ क्लस्टर्स वो ऑफ़र करता है, यानी कि 4 किस्म की क्यूबिनिटीज़ की अलग अलग सर्विसेज ऑफ़र करता है, जिसमें एक नॉर्मल क्यूबिनिटीज़ है K8, एक मैनेज क्यूबिनिटीज़ है, एक मल्टी एजी क्यूबिनिटीज़ यानी कि अलग अलग डाटा सेंटर्स में, और एक सर्वरलेस क्यूबिनिटीज़। अब चारों के अंदर प्रॉज एंड कॉन्स होंगे यकीनन, कोई बहुत सबसे ज़्यादा सर्विस जो आपको मिलेंगी
वो आपको पहले और तीसरे में मिलेंगे। तो मल्टी नोड क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन आपको पहले वाले में मिलेगा। क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन मतलब अलग अलग डाटा सेंटर के अंदर आपके क्लस्टर चल रहे होंगे। वन क्लिक इंटायर क्लस्टर डिप्लॉयमेंट, ये आपको मिलेगी चारों में। क्यूबिलिटीज़ डैशबोर्ड अवेलेबल इन तीन में तो मिलेगा, सर्वरलेस में नहीं मिलेगा। क्लाउड शेल अवेलेबल, शेल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको, शेल मतलब कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है, वो आपको मिलेगा इन चारों के अंदर। ठीक है। मास्टर नोड मैनेजमेंट जो है, मास्टर नोड की मैनेजमेंट जो है वो आपको मिलेगी क्यूबिनिटीज़ में और मल्टी एजी क्यूबिनिटीज़ में, मैनेज में नहीं मिलेगी क्योंकि ये खुद मैनेज करता है। वर्कर नोड मैनेजमेंट ये भी सब में मिलेगा। परसिस्टेंट वॉल्यूम सपोर्टेड वो भी तीनों में है। कस्टम क्लस्टर सर्टिफिकेट अथॉरिटी में, खाली सी एस सर्टिफिकेट अथॉरिटी को ही लोग कह रहे हैं, तो ये भी उसमें है मल्टी एजी में और सिंपल क्यूबिनिटीज़ में। तो ये सारे फीचर्स बता रहे हैं कि जो अलग अलग क्यूबिनिटीज़ की सर्विस दे रहे हैं क्या प्रोस एंड कॉन्स है, किस में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो बता रहे हैं। अली बाबा कंटेनर फॉर क्यूबिनिटीज़ हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो सिक्योरिटी ऑडिट है, डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट है, ठीक है ना, क्लाउड के इंटीग्रेशंस हैं, डेवऑप्स इसमें आ जाती है, ठीक है ना, कोड पाइपलाइन है, ऑटो स्केलिंग है, स्टोरेज है, तमाम सर्विसेज मिलती हैं। तो ACK को फुलफ़िल करती हैं लोग। अच्छा जी, मोर देन द क्यूबिनिटीज़, तो अली बाबा जो चीज़ दे रहा है वो क्यूबिनिटीज़ की जो नॉर्मल सर्विसेज हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है। जैसे डेवऑप्स के अंदर जो आप अटैचमेंट कर सकते हो, गिटलैब है, जंकिन्स है, सर्किल CI है। माइक्रो सर्विसेज आ गई, स्प्रिंग बूट है, ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को आप अटैच कर सकते हैं। अली बाबा क्लाउड के अंदर वो कैसे चला रहा है क्यूबिलिटीज़ और डॉकर्स के थ्रू। अच्छा, अली बाबा क्लाउड कंटेनर सर्विस की बात करेंगे तो यहाँ आप देखें कि एप्लीकेशन 1 के अंदर डॉकर्स की बात हो रही है, फिर एप्लीकेशन 2 में यहाँ डॉकर्स की बात हो रही है। टेस्ट इन्वायरमेंट बना हुआ है, यहाँ CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN कहलाता है ये। सर्वर लोड बैलेंसर SLB लगा हुआ है जिसके थ्रू अटैच होकर चीज़ें चल रही हैं। बैक एंड पे ECS, जिसको हम इलास्टिक कंप्यूट सर्विस कहते हैं, वो अटैच है, और इलास्टिक कंप्यूट सर्विस के साथ जो है आप सारी डिप्लॉयमेंट्स को मैनेज करें। क्यूबिलिटीज़ क्लस्टर की टोपोलॉजी की मैं बात करूँगा तो इसके अंदर आप देखें kubectl है, हेल्म चार्ट है, एक्सटर्नल SLB है, इंटरनल SLB, यानी कि बाहर से ट्रैफिक अंदर आ रहा है, ठीक है ना, और अंदर आने के बाद जो क्यूबिनिटीज़ की कंपोनेंट्स हैं, पॉड्स, ठीक है, कंटेनराइजेशन और इसके स्केजुलर वगैरह वहाँ को हिट कर रहा है ताकि आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। ये अली बाबा क्लाउड कंसोल है, ठीक है, जहाँ से क्लस्टर्स को मैनेज किया जाता है। ये अली बाबा का पूरा एक कंसोल है जहाँ से आप अपना क्लस्टर्स वगैरह बनाते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर कंट्रोलर अली बाबा क्लाउड आपको यहाँ बता रहा है कि किस तरह से है, लोड बैलेंसर है, इंस्टेंस है, जोन है, राउट्स हैं। अच्छा, तमाम लैब्स जो है ना वो लैबएक्स पे मौजूद है विद लैब मैनुअल, आप वहाँ से पूरी पूरी लैब्स कर सकते हैं। तो बड़ा आसान कर दिया है इसने जो है वो, डिप्लॉयमेंट्स जो हैं तो काफ़ी इजी हो गई हैं। अच्छा, वॉल्यूम प्लगइन है अली बाबा क्लाउड की। ये वॉल्यूम प्लगइन क्या चीज़ है, ये क्लाउड डिस्क के बारे में बता रहा है कि क्लाउड डिस्क लगा सकते हैं आप, NAS लगा सकते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, या आप OSS लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस। क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज मतलब क्या? ये बेसिकली जिस तरह गूगल ड्राइव हमारी होती है ना, इस तरह AWS में S3 बकेट होता है और अली बाबा में OSS कहलाता है ये। अच्छा, यहाँ पे क्लाउड अली बाबा क्लाउड सोल्यूशन के इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे अली बाबा जो है, चाहे मास्टर नोड की बात करें चाहे वर्कर नोड की, बैक एंड पे जो स्टोरेज यूज़ कर रहा होगा वो आपका EBS यूज़ करता है ये, ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कहलाता है। वर्कर नोड अगर एक डाउन हो गई फॉर एग्जांपल, दूसरी वर्कर नोड है तो उसके पास भी सेम स्टोरेज होगा, तो आपका डाटा सेंट्रलाइज रहेगा यहाँ पे। ये नहीं होगा कि इसकी स्टोरेज अलग है इसकी स्टोरेज अलग है, स्टोरेज सेम रहेगी बैक एंड पे। नेटवर्क के जो मॉडल है बैक एंड पे वो VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, यानी कि SDN सपोर्ट करता है और SDN के साथ ये काम करता है बैक एंड पे। रोलिंग अपडेट को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये रिलीज़ टाइप्स हैं, किस तरह से एप्लीकेशन 1 अगर है तो एप्लीकेशन 1 से 2 की अपडेट, वर्जन 1 से वर्जन 2 की अपडेट्स किस तरह से होगी, ठीक है। ये सारा ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट दिखा रहा है आपको। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट की, ठीक है ना, इसको मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं क्लाउड रिसोर्स और ऑर्केस्ट्रेटर की।
क्लाउड रिसोर्स ऑर्केस्ट्रेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की बात करने जा रहे हैं हम लोग कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता कैसे। हमने बैक एंड पे कंटेनर सर्विस देखा, क्यूबरनेटीज़ देखा, डेवऑप्स के बारे में पढ़ा समझा। अब हम जा रहे हैं कि टेराफॉर्म और आरओएस यानी कि रिसोर्स ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस कैसे काम करती है। सो आरओएस अलीबाबा का एक टूल है जो कि बेसिकली टेम्पलेट बनाता है एंड टेम्पलेट को फिर वो डिप्लॉय करता है और उसकी मदद से स्टैक बनते हैं। जब वो स्टैक बनते हैं तो वो पूरी पूरी जो है वो डिप्लॉयमेंट्स को फुलफ़िल करता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आरओएस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या है, आरओएस फॉर्म वर्जन्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं सारी, ठीक है ना, मेटा डाटा है। वही जो कल मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि ये जो लिखा हुआ ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट की मदद से हम स्टैक बनाएंगे और वो स्टैक आगे लेके जाएगा। डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर ओवरव्यू की मैं बात करूं तो वर्डप्रेस ईसीएस इंस्टेंस है इलास्टिक आईपी के साथ। ये बेसिकली वर्चुअल मशीन है अलीबाबा की कंसोल में जिसको हम ECS कहते हैं, इलास्टिक कंप्यूट सर्विस। और ये RDS है माई सीक्वल का जो कि यहाँ से अटैच है उनके साथ। ROS का टेम्पलेट ओवरव्यू मौजूद है यहाँ पे, ये सारा टेम्पलेट ओवरव्यू है, ठीक है। टेम्पलेट की क्रिएशन की बात करेंगे सो लॉग इन टू अलीबाबा क्लाउड कंसोल, ये ROS, ये पूरा स्टेप बता रहे हैं किस तरह से चलाना है आपने इसको। वर्डप्रेस स्टैक डिप्लॉयमेंट मौजूद है यहाँ पे। अब टेराफॉर्म की बात करने जा रही है। टेराफॉर्म क्या है, किस तरीके से। अच्छा, टेराफॉर्म के लिए बता दूं, अगर टेराफॉर्म किसी को पढ़ना हो तो टेराफॉर्म के लिए मेरा ख्याल है मेरे पास बड़ा अच्छा लिंक मौजूद है, मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ। ये है मेरा ख्याल है कोर्स। ये लिंक आप अपने पास रख लें और इस लिंक को बाद में देख लीजिएगा। ये टेराफॉर्म का पूरा कोर्स है ऑनलाइन यूट्यूब पे मुझे मिला था, ठीक है। तो टेराफॉर्म क्या काम करता है, टेराफॉर्म बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है और इसका काम सिंपल ये होता है कि आपके जो क्लाउड की रिसोर्सेज हैं उनको कोड की मदद से प्रोविज़न करता है। ये ऑटोमेटिक ऑर्केस्ट्रेटर वैल्यूज़ है। अच्छा, पेन पॉइंट क्या है, पेन पॉइंट का मतलब क्यों हम टेराफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, मगर अगर टेराफॉर्म को यूज़ ना करें तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रोविजनिंग टाइम लंबा होता है, उसकी वजह ये होती है कि कोई भी क्लाउड के ऊपर जाएगा, पहले वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पूरा बनाएगा, उसके सबनेट्स नेटवर्क सब बनाएगा, फिर वर्चुअल मशीन खड़ी करेगा, वर्चुअल मशीन में कॉन्फ़िगरेशन करेगा। ये सारे काम अगर आपने पहले से कोड में लिख दिए होंगे तो ये करने नहीं पड़ेंगे, यानी कि जो काम आपको 3 से 4 घंटे लेंगे वो 5 से 10 मिनट में हो जाएंगे। एंड वॉट इफ़ के वही काम आपने 10 अलग अलग क्लाउड सर उस पर करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ से एक दफ़ा क्लिक करें, वो सारे क्लाउड्स पे जाके अकाउंट्स पे जाके वो बना देगा वो। सो लॉन्ग प्रोविजनिंग टाइम है, डुप्लिकेटेड वर्क्स हैं, मैनुअल मिस्टेक्स होती हैं, कोई चेंजेस की ट्रैकिंग नहीं है कि भाई चेंज किया क्या था, ठीक है। तो टेराफॉर्म का फ़ायदा ये होता है कि जो है ये सारी रिसोर्सेज चाहे वो डॉकर हो, क्यूबरनेटीज़ हो, माई सीक्वल हो, रेडिस हो, ये सब के सब बना देता है, ठीक है ना। अब इन्होंने एक लिखा हुआ भी है कि 60% ऑफ द टाइम इट वर्क्स एवरी टाइम, ठीक है ना, यानी कि मेजॉरिटी उस पर रिसोर्सेज पर काम करता है। अच्छा, ऑटोमेट कर देगा आपकी एप्लीकेशन को, आपके रन टाइम को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेट कर देगा टेराफॉर्म के थ्रू। मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, जिसके थ्रू आप अपना कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद लोकल प्रोवाइडर्स जो हैं, चाहे उसमें VMware हो, ऑरिकल हो, ऑरिकल वर्चुअल बॉक्स हो, अलीबाबा हो, अमेज़ॉन हो, गूगल हो, एजोर हो, वो सब के ऊपर सपोर्ट करता है और उसके बाद जाके आपकी पूरी रिसोर्सेज को वहाँ पे बना देगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यार मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं क्या करूँ यार, मेरा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है। सो ये जो स्लाइड आपके सामने खुली है ये डिफरेंस बताएगी कि एप्लीकेशन का कोड लिखने में और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड लिखने में फ़र्क क्या है। एप्लीकेशन के अंदर सोर्स कोड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में JSON का कोड होता है। एप्लीकेशन में एक इंटरप्रेटर होता है जो उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्लाउड सर्विस की APIs होती हैं जिसके साथ लिंक होता है।
यहाँ पे डिज़ायर एप्लीकेशन की स्टेट निकलती है, यहाँ पे डिज़ायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेट निकलती है। ये फ़र्क है दोनों में। ऑर्केस्ट्रेचर के टूल्स जो हैं उसमें अगर आप देखें तो जो टेराफॉर्म है मल्टी प्रोवाइडर है, ओपन सोर्स है। क्लाउड फॉर्मेशन है वो अमेज़ॉन का है, ठीक है ना। क्लोज सोर्स है, क्लोज सोर्स का मतलब क्लाउड के अमेज़ॉन के अलावा कहीं नहीं चलेगा। शेफ़ और पपेट्स जो हैं वो मैनेज कॉन्फ़िगरेशन है, मल्टी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं और ओपन सोर्स है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेचर के बेनिफिट्स क्या हैं? फास्ट एंड सेफ है, हैप्पी है, ट्रैक द इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस है, वेरीफाई इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है, इजी टू डुप्लीकेट इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, इजी टू बिल्ड एन इन्वायरमेंट है। तमाम चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब टेराफॉर्म का ओवरव्यू अगर हम देखें तो टेराफॉर्म के अंदर वो बता रहा है कि ओपन सोर्स टूल्स है जो सिक्योर करता है और एफिशिएंट है प्रोविजनिंग एंड मैनेजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मुझे प्रोविजनिंग या ऑटोमेट करना हो तो मैं टेराफॉर्म यूज़ करूँगा, ठीक है। टेराफॉर्म जो है ऑर्केस्ट्रेटेड सर्विस है, वाइड प्रोडक्ट सपोर्ट है, रिच डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, यानी कि इन डिटेल डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद है, मल्टी क्लाउड की सपोर्ट भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये सर्विसेज हैं अली बाबा की जो नॉर्मली हम टेराफॉर्म से बनाते हैं या बना सकते हैं। इलास्टिक कंप्यूट सर्विस है, ऑटो स्केलिंग है, सर्वर लोड बैलेंसर है, कंटेनर सर्विस है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है, अली बाबा क्लाउड का सीडीएन है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, इलास्टिक आईपी है, नेटवर्क गेटवे है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें आप जो है इसके थ्रू बना सकते हैं। डाटा सोर्स की हम बात करेंगे तो डाटा सोर्स के अंदर हमें ये सर्विसेज बतानी पड़ेंगी। इमेज देना पड़ेगा कि वो विंडोज़ है या लिनक्स है, इंस्टेंस टाइप कौन सी होगी, क्या साइज़ होगा इंस्टेंस का, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कौन सा होगा। ये तमाम चीज़ें आपको डाटा सोर्स में देनी पड़ेंगी। डाटा सोर्स का मतलब कि आप पहले से इनपुट देंगे। ओके जी। मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, अ टूल टू मैनेज वेरियस एलिमेंट इन द डाटा सेंटर ऑन द क्लाउड। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैन बी एन SCL और JSON क्रिएटेड बाय HashiCorp और रिटन इन Go लैंग्वेज, ठीक है ना। आप इसको गो में लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसकी SCL या JSON पर होती है, एक जैसी लगती है देखने में। तो इसी SCL का मतलब है HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। मैं कोशिश करूँगा इसका एक डेमो ज़रूर आपको करवाऊँ मैं टेराफॉर्म का। मल्टीपल प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। ये जितने भी प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहे हैं सब के सब टेराफॉर्म पे सपोर्ट करते हैं। इतना डिटेल से कोई भी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल सपोर्ट नहीं करता। क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं सारे क्लाउड जो गूगल है, एज़्योर, AWS, अलीबाबा, ओरेकल है, VMware है, वी क्लाउड डायरेक्टर है, सब के सब सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। तो ओरेकल का क्लाउड सपोर्ट कर रहा है लेकिन ओरेकल का डेटाबेस सपोर्ट नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन डेटाबेस सिर्फ माई। देखें डेटाबेस के अंदर आप यहाँ पे ओरेकल को लिखेंगे, अगर ये क्लाउड के अंदर डेटाबेस आ रहा है ना, देखिए दो अलग बातें हैं। अगर ओरेकल एज अ सर्विस है इन क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर वो सपोर्ट करेगा, उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि AWS पे 200 सर्विस हैं, एजोर में 200 सर्विस हैं, गूगल में तकरीबन 150-200 सर्विस हैं, उसमें ओरेकल भी एक पार्ट है। तो अब ओरेकल होगा तो वो खुद ही उठा लेगा इसको यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे डेटाबेस में डायरेक्ट ओरेकल का पार्ट लिखना पड़ता है हमें, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें सपोर्टिंग नहीं है। और ओरेकल यहाँ अली बाबा में भी नहीं है, ना एजोर में है ओरेकल, और अलग से ही करना पड़ता है। की फ़ीचर्स क्या हैं टेराफॉर्म के? इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है, एग्जीक्यूटिव प्लान्स बनाते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं आप क्या चला रहे हैं, फिर रिसोर्स का ग्राफ है पूरा, फिर चेंज की ऑटोमेशन पूरी मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, की कॉन्सेप्ट ऑफ टेराफॉर्म की अगर बात करें तो स्टेट फाइल इसकी मौजूद है, provider.tf मौजूद होती है, रिसोर्स की फ़ाइल होती है, डाटा सोर्स की है फ़ाइल जिसमें आप AMI ID और बकिया देते हैं, फिर प्रोविजनर करते हैं और फिर इसको प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं। ये वर्क फ्लो है। इनके मॉड्यूल्स हैं अलग अलग। मॉड्यूल्स का मतलब है कि VPC का मॉड्यूल अलग होगा, ECS का अलग होगा। सोर्स करेगा, लेकर आएगा, उसके बाद उसको प्लान करेगा, प्लान के बाद उसकी स्टेट फाइल चलाएगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेगा और आखिर में डिस्ट्रॉय करेगा। रिसोर्स स्केजुलर्स की मैं बात करूं तो कौन कौन सी रिसोर्स और कैसे कैसे चलाएगा इसमें लिखा हुआ है कि क्रिएट, अपडेट और डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। सर्वर लोड बैलेंसर है, VPC है, ECS है, तमाम रिसोर्सेज जो है वो बनाएगा, चलाएगा। 3 टियर आर्किटेक्चर मौजूद है, क्लाइंट टियर है, बिजनेस लॉजिक टियर है, डेटाबेस टियर है, तमाम के तमाम टियर्स मौजूद हैं जिसके ऊपर चलाता है। डुप्लीकेट इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो क्रिएट सिमिलर इन्वायरमेंट फास्ट, जिसमें डेफ, टेस्ट और प्रॉड इन्वायरमेंट है अली बाबा क्लाउड के। मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट है जिसमें सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, मल्टीपल क्लाउड्स हैं, सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म को। जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं उन तमाम लोगों को सपोर्ट करता है टेराफॉर्म जो है।
अब ये टेराफॉर्म लिनक्स पे अगर चलाना हो तो इसकी पूरी इंस्टॉलेशन एक है, ये वही दिखा रहा है ये किस तरह से इंस्टॉलेशन क्या है। इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको हम लैब के थ्रू करते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सारे वही स्टेप्स दिखा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप्स यहाँ देखने के बजाय मेरा ख्याल है मैं लैब की तरफ चलता हूँ और मैं आपको लैब दिखाता हूँ कि लैब पे किस तरह से ये डिप्लॉय कर रहा है। ठीक है, अच्छा टेराफॉर्म जो है अब दिखा रहा है कंटेनर सर्विस को टेराफॉर्म पे कैसे इसने डिप्लॉय किया है, तो इसको भी हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मेरा ख्याल है मैं इसको यहाँ रोकता हूँ और मैं आपको एक लैब दिखा देता हूँ। तो लैब के लिए तैयार हैं सारे? ये मैं आपको एज अ डेमो करवा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई साथ में अभी लैब नहीं करेगा। ठीक है, पहले मैं लैब करके दिखा दूँ सबको, उसके बाद आप लोग बाद में लैब्स कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली 21-22 लोग इकट्ठे लैब्स पॉसिबल नहीं है और आप लोग का ज़ाहिर है क्लाउड का बेसिक बैकग्राउंड नहीं है तो मुश्किल होगी फिर। अच्छा ये सारी लैब्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और ओके ये आ गया है, फंडामेंटल्स हैं। यूज़ टेराफॉर्म टू इंस्टॉल अलीबाबा क्लाउड कुबरनेटिस कंटेनर सर्विस। ठीक है, अप्लाई टेराफॉर्म ऑन रैम अकाउंट। ठीक है ना, कोविड-19 ट्रैकर एक इन्होंने बनाया हुआ है इलास्टिक कंप्यूटिंग के ऊपर। यूज़ टेराफॉर्म टू क्रिएट क्लाउड रिसोर्सेज। ठीक है ना, हम इसी को लेते हैं फिलहाल, इसको लेके आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा मैं ये देख लूँ मेरे पास कूपन्स कितने हैं मौजूद। ठीक है, अब इसको हम करने जा रहे हैं। क्लियर बता रहा है यूज़ द टेराफॉर्म टू क्रिएट क्लाउड रिसोर्सेज, एक्सपेरिमेंट में बता रहा है। ठीक है ना, ये आप देखें, ये हम टेराफॉर्म के थ्रू यहाँ क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे, लोड बैलेंसर, प्रॉक्सी, डेटाबेस, वीपीसी सब बना देगा ये टेराफॉर्म के थ्रू। यानी कि जो रिसोर्सेज बनाएगा वो ये टेराफॉर्म के थ्रू होगा। अब हम अपनी लैब स्टार्ट करने जा रहे हैं और लैब स्टार्ट करके फिर हम इन चीज़ों को प्रोविज़न करते हैं। ठीक है, स्टार्ट लैब पे मैंने क्लिक किया, मैंने इसको लॉन्च किया। ये बैक एंड पे अलीबाबा के ऊपर मेरे लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा जहाँ मैं अपनी लैब्स कर सकता हूँ। और ये बैक एंड पे भी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए भी टेराफॉर्म यूज़ कर रहा है, यानी कि टेराफॉर्म चलाने के लिए भी टेराफॉर्म कर रहा है। अच्छा लैब स्टार्ट हो गई, ये कंसोल आ गया मेरे पास, मैं कंसोल खोलता हूँ। अब मैं अली बाबा के कंसोल पर जा रहा हूँ। ये इसने एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, रूट अकाउंट पासवर्ड वगैरह दे दिया। ये अली बाबा का इसने पासवर्ड दे दिया, यूज़र नेम, कि अली बाबा के अकाउंट पर मैं लॉगिन हो जाऊँ। नहीं, लेबेक्स के अंदर अपना अली बाबा का अकाउंट होता है, ये मेरा अकाउंट नहीं है अली बाबा का। ये अली बाबा ने, लेबेक्स ने मुझे खुद अकाउंट दिया अपना। जैसे आप जब हमारे पास लैब्स करते हैं तो आप लोगों को अपने अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, हम आपको अकाउंट देते हैं। इसलिए जब आप भी लेबेक्स पे लैब करेंगे तो लेबेक्स आपको खुद अकाउंट देगा। सर इसमें मतलब वाउचर जो होगा वो किसमें इस्तेमाल होगा? इसमें तो आपने कोई वाउचर नहीं दिया। मेरा वॉचर असल में पहले से डला हुआ था इसके अंदर, तो मुझे ये ख़रीदना नहीं पड़ा। $20 की लैब होती है ये, तो लैब्स ख़रीदनी नहीं पड़ी मुझे, ये डायरेक्ट मैंने इसके ऊपर करना शुरू कर दिया।
लॉगिन कर रहे हैं। ये नीचे जितने नाम आ रहे हैं सब अली बाबा ग्रुप के नाम हैं। अली बाबा, अली मामा, यूनोएस, अली ट्रेप, अली पे, ये सारी अली बाबा की जो है वो कंपनीज हैं अलग अलग। अच्छा, यहाँ पे आप अगर देखें, सो यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। अब अली बाबा अलग आगे मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे क्या करना है यहाँ पे, पूरे स्टेप्स दिए हैं। कह रहा है लॉगिन करने के बाद अब अंदर चले जाएं और एक्सेस मैनेजमेंट पे चले जाएं। एक्सेस मैनेजमेंट पे अपनी CSV फाइल डाउनलोड कर लें जो एक्सेस आईडी और सीक्रेट एक्सेस की है। तो मैं यहाँ गया, एक्सेस मैनेजमेंट पे गया मैं। नेट थोड़ा सा स्लो है। मैंने एक्सेस आईडी और सीक्रेट एक्सेस की डाउनलोड कर ली है यहाँ पे। मैं इसको कहीं पे सेव भी कर लेता हूँ। सर मैंने ये कहीं वो तो नहीं है P2P कनेक्टिविटी के लिए? नहीं, P2P के लिए नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप GUI पे ग्राफिकल यूज़र पे लॉगिन करते हैं तो आपको एक्स वो चाहिए होता है, यूज़र नेम पासवर्ड। लेकिन जब आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस का मतलब किसी CLI के थ्रू करते हैं तो आपको प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए होता है। प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिए आपको एक्सेस आईडी और सीक्रेट एक्सेस की चाहिए होती है। सो दैट्स वाई कि हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आगे हम अभी लिनक्स की मशीन पे काम करने जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि आप ECS पे लॉगिन हो जाएं। ये अली बाबा क्लाउड का कंसोल है, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे ECS पे ले जाओ, इलास्टिक कंप्यूट सर्विस पे। यहाँ मेरी लिनक्स की एक मशीन पहले से तैयार है। एक मशीन चल रही है, उसको लॉगिन करना है मुझे। उसके लॉगिन करने के अंदर आके मुझे अपने बकिया काम करने हैं। सर ये मशीन ऑलरेडी चल रही थी या बाद नहीं, में? ये जब मैंने ये लेबेक्स का अकाउंट स्टार्ट किया काम करना, तो देखें स्टॉप लैब स्टार्ट लैब आ रही है। तो इस टेराफॉर्म को जो हम चलाने आ रहे हैं, इसके भी बैक एंड पे एक टेराफॉर्म चल रहा था जिसने टेराफॉर्म को चलाने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया। तो उसने मशीन मशीन पीछे सब बना दी थी, सारी चीज़ें मैनुअल। ओके। अच्छा, क्रिएट इंस्टेंस आ गया है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। नहीं पर क्या ये अच्छा होता अगर ये सारे स्टेप अभी होते तो? मतलब मैं समझा नहीं। आप मतलब खुद अगर करते। मतलब हम भी सीख रहे थे कैसे बनती है देखिए, क्या मसला ये है है। कि मुझे करवाने पे प्रॉब्लम नहीं है। बात यहाँ पे कुछ ये है कि आप लोग 18 लोग हैं, और ये कोड्स और ये चीज़ों के लिए सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों को लिनक्स ज़ाहिर बतानी होगी, क्लाउड का कंसोल बताना होगा। अली बाबा क्लाउड का जब तक आप लोग कोर्स नहीं करेंगे यहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक टेराफॉर्म की लैब करा रहा हूँ। मैं मैनुअल भी करा सकता हूँ अली बाबा, लेकिन अगर 18 लोगों को अभी मैं लैब कराऊँगा तो सिर्फ आप लोगों की ट्रबल शूटिंग में मुझे 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। दैट्स वाई इसकी। इसीलिए तो फिर मैंने फिंगर फॉर्म में लिखा है कि घर पे इसके लिए देना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखें ये जो कोर्स है, आप इस कोर्स को गौर से समझें। ये एक फंडामेंटल कोर्स है जिसमें डेमो सेशंस हैं। ये हैंड्स ऑन डायरेक्टली कोर्स नहीं है। देखें, अली बाबा के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। ये जो कोर्स है, ये कोर्स बेसिकली जब आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं ना, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर नॉर्मली 6 से 8 घंटे की ही ट्रेनिंग होती है। अली बाबा इस पूरी ट्रेनिंग को एक दिन में ख़त्म करवाता है, जिसके अंदर ये वाली लैब्स जो हैं ये नॉर्मली आखिर में अगर 4-5 का ग्रुप होता है तो वो करते हैं। और अली बाबा नॉर्मली जो ग्रुप बनाता है वो 5 से 6 स्टूडेंट्स का नॉर्मल होता है या 10 का होता है। इससे ऊपर वो नहीं ले जाता। क्यों? क्योंकि फिर वो जाहिर सी बात है लैब्स हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से तो आपकी मैं जो वॉचर्स आप लोगों को दूंगा इंशाल्लाह, वो वॉचर्स आप यही काम आएंगे कि आप इसको खुद से जाके वो सारी लैब्स कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक, अच्छा मैं यहाँ जाता हूँ। यहाँ जाने के बाद मैं इलास्टिक आईपी लेता हूँ यहाँ से, और इलास्टिक आईपी लेने के बाद इसको लॉगिन मुझे करना है यहाँ पे। अच्छा, ये रहा रूट पासवर्ड है। मैं पटी के थ्रू खोल रहा हूँ यहाँ पे।
मैं लिनक्स की मशीन के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ओपन पे गया मैं। ओपन पे जाने के बाद मैंने लिखा रूट NKYHG890 डॉट डॉट। ओके, ठीक है। अब ये आ गए हम लोग। मैं ज़रा से उसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ और इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आप लोग को नज़र आता रहे। चेंज सेटिंग्स में मैं क्या, पेंस पे मैं क्या, चेंज, ओके, अप्लाई। सबको नज़र आ रहा है यहाँ पे? ठीक है जी। अब जी सर, मैं, बिल्कुल जी सर। ठीक है, मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ पे आके, अब ये कह रहा है APT अपडेट हमें चलाना है यहाँ पे। मैं लिनक्स के अंदर अपडेट चला रहा हूँ ताकि अगर इसके अंदर कोई अपडेट्स आई हुई हों रिलेटेड जो सर्विसेज के अंदर चल रही हैं लिनक्स के अंदर, वो सारी अपडेट कर दें यहाँ पे वो। वजह यह है कि जो डेवऑप्स का कोर्स है, अगर आप गौर से देखें, या जो मैं अभी लैब्स कर रहा हूँ, इसके लिए सिर्फ एक सर्विस की आपको स्किल नहीं चाहिए, आपको लिनक्स भी आनी चाहिए, आपको टेराफॉर्म भी ज़ाहिर चलाना आना चाहिए, क्योंकि आप किसी के पास काम करेंगे तो ज़ाहिर लैब मैनुअल तो देख के नहीं करेंगे। उसके अलावा अली बाबा का इट सेल्फ कंसोल पे काम करना आना चाहिए, जिसके लिए एक अलग सर्टिफिकेशन ट्रैक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एसोसिएट, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल। आपको वो कोर्स करना पड़ता है पूरा। वो एक अलग से हमारा तकरीबन कोई 3 महीने का कोर्स डिज़ाइन है, तो वो 3 महीने में आप जाके सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा। अच्छा जी, मैं आगे आता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ये भी इंस्टॉल हो गया, अनजिप कर दिया मैंने इसको। अच्छा जी, अब मैं पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा हूँ टेराफॉर्म के। वो जिप की अनजिप की यूटिलिटी मैंने इंस्टॉल की थी। ओके, ठीक है। अब मुझे अनजिप करना है यहाँ पे। अनजिप करने के बाद मुझे इसकी डायरेक्टरी बनानी है। डायरेक्टरी बना दी मैंने। डायरेक्टरी के अंदर गया मैं। खैर शायद मज़ीद क्लियर करने की ज़रूरत है, आपको नज़र सही नहीं आ रहा होगा। अब शायद क्लियर। ओके, तो अब अंदर जाके मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक्सेस आईडी और सीक्रेट एक्सेस की डालनी है। तो पहले मैं इसको नोटपैड पे लिख लूँ, बना लूँ। यहाँ पे क्या बना रहा हूँ वो भी दिखा देता हूँ। बेसिकली ये मैंने निकाला, योर एक्सेस की के अंदर मुझे ये की डालनी है और योर सीक्रेट की के अंदर मुझे ये कॉपी करके यहाँ पे ये की डालनी है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको उठाया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे विम प्रोवाइडर डॉट TF बनाना है। विम किया मैंने।
ओके, आप विम भी कर सकते हैं, नैनो भी कर सकते हैं। जब फाइल में कोई बनाना हो या चेंजेस करनी हो तो आप, ओ सॉरी नैनो लिखना था मुझे। जी बिल्कुल। ये एक तरीके से विंडोज की नोटपैड या वो होता है, ये भी ऐसे कुछ है इसका। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपको लिनक्स आनी चाहिए। अब अभी आप देख रहे हैं कि जब तक लिनक्स की आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल ओ किया मैंने। ठीक है, फाइल सेव हो गई, कंट्रोल एक्स करके मैं बाहर आ गया। उसके लिए भाई आपको अलग से मशीन, लिनक्स मशीन भी होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, मतलब मैं समझा नहीं। सॉरी आप कुछ कह रहे थे, मैं लिनक्स मशीन भी होनी चाहिए अलग। ये लिनक्स मशीन ही है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। हमने टेराफॉर्म की इंस्टॉलेशन अपनी मशीन पे नहीं की। आप विंडोज़ पर भी कर सकते हैं इसको, विंडोज़ पर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम एज़ पर लैब मैनुअल फॉलो कर रहे हैं और हमने क्लाउड पे मशीन बना के उसके अंदर टेराफॉर्म करके उसके थ्रू मज़ीद चीज़ें बना रहे हैं। यानी कि अली बाबा के अंदर एक मशीन बनाई अपने लिए, उसके अंदर टेराफॉर्म कर रहे हैं, उस टेराफॉर्म से मज़ीद चीज़ें बनाने जा रहे हैं हम लोग। ये आपने कर लिया है। ओके, अब आपने बनानी है एक दूसरी जिसमें vpc.tf है। इसको क्लियर करता हूँ। vpc.tf मैंने किया और ये पूरा कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर vpc किस तरह बनेगा, उसके सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो पहले से इसमें डले हुए हैं। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके ओके सही है, ये हो गई सारी चीज़ें। अब मैं कंट्रोल ओ करता हूँ, सेव, कंट्रोल एक्स से एग्ज़िट। अब मैं कैट करके देख लेता हूँ कि फ़ाइलें आ गई हैं। जी बिल्कुल फ़ाइलें आ गई हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, रिसोर्सेज के नाम और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। अब अगला क्या इसने बनाना है, RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्वर, यानी कि अब ये अलग अलग मॉड्यूल्स बना रहा है। जो पहली वाली फ़ाइल थी वो क्या कर रही थी, अब आप एक एक फ़ाइल को भी अंडरस्टैंड करें। जो पहली वाली फ़ाइल थी वो थी उसका यूज़र नेम पासवर्ड, लेकिन जब आप CLI पे काम करते हैं तो आप यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डालते, आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने प्रोग्रामेटिक एक्सेस डाला, इनकी एक्सेस आईडी सीक्रेट एक्सेस की, जिससे मेरी मशीन टेराफॉर्म चलाने के काबिल होगी, उसको ऑथराइजेशन मिल जाएगी, सॉरी ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी कि तुम ये काम कर सकते हो। तो यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डालते। जब भाई आप CLI में काम करते हैं उसकी यूज़र नेम पासवर्ड की रिप्लेसमेंट पे आप ऑथेंटिक वो एक्सेस आईडी और सीक्रेट एक्सेस की डालते हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, मज़ीद मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद इसके अंदर हम देखते हैं RDS है, मैं RDS के लिए बना देता हूँ। यहाँ पे क्लियर किया मैंने, यहाँ पे मैंने किया nano RDS.tf, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया RDS की रिसोर्सेज को, कंट्रोल ओ मैंने किया, कंट्रोल एक्स किया मैंने, नैनो हो गया। उसके अलावा ECS.tf, ECS.tf मैंने कर लिया। अच्छा सर, ये जो ECS.tf है या RDS.tf है, इनके जो नेम्स हैं ये भी सिमिलर जो है हमेशा देखिए सेम। TF तो एक्सटेंशन है टेराफॉर्म का, TF एक एक्सटेंशन है टेराफॉर्म का। ऊपर जो नाम है वो हम सर्विस के हिसाब से रख रहे हैं ताकि हमारे साथ जो दूसरे टीम मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल आपकी टीम में जो काम कर रहे हैं, उनको पता रहे ये फ़ाइल क्यों बनाई है। तो अगर लोड बैलेंसर बना रहे हैं उसका नाम SLB यानी कि सर्वर लोड बैलेंसर रख दिया, RDS बना रहे हैं तो RDS रख दिया, ताकि सिंपल नाम रहे। विम जो है ये तो इसको एडिटेबल फाइल करने के लिए मौजूद है,
तो विम या नैनो में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे नैनो ज़्यादा इजी लगता है तो मैं नैनो यूज़ कर लेता हूँ। नैनो slb.tf। ये लोड बैलेंसर के बारे में बता दिया इसने, फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर्स। कंट्रोल हो करके सेव किया मैंने, कंट्रोल एक्स से मैं बाहर आ गया। ठीक है, SLB के बाद अब अगला है यहाँ पे output.tf। ये आउटपुट क्या निकलेगा इसका? ठीक है, output.tf भी हो गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमें टेराफॉर्म को इनिशियलाइज़ करना है। मैं ज़रा देखूं कि कितनी फाइलें इसके अंदर बन गई हैं। देख रहे हैं हमारे पास ECS है, आउटपुट है, प्रोवाइडर है, RDS है, SLP VP सब बन गया। अब टेराफॉर्म को चलाने का टाइम आ गया। टेराफॉर्म को मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, ये इनिशियलाइज़ हो रहा है, चेक कर रहा है जो हमने टेराफॉर्म को इंस्टॉल किया था सही है नहीं है, चीज़ें सब चल रही हैं। ये कह रहा है कि टेराफॉर्म इनिशियलाइज़ हो चुका है सक्सेसफुली, सारी चीज़ें आ चुकी हैं इसकी। अब टेराफॉर्म प्लान एक कमांड है टेराफॉर्म की, जिससे पता लगता है कि आप चलाने क्या जा रहे हैं। ये आपको दिखा देगा कि भाई जो चीज़ आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं वो ये है दरअसल। अच्छा, इनवैलिड रेफरेंस कह रहा हूँ, प्रोवाइडर लाइन टू प्रोवाइडर अलीबाबा क्लाउड एक्सेस की। सर आई थिंक इसको जो है ना इन्वर्टेड कॉमास में हाँ, एक्सेस करना ओके है सर। ओके, तो उसके अंदर उसी फाइल को एडिट करना होगा शायद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये क्या दिखा रहा है प्लान हमें ये दिखा रहा है कि आप चलाने के हवाले हैं इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये बता रहा है कि भाई आपने ये बनाया था DB अकाउंट के अंदर यही चीज़ें थी आपकी। उसके बाद आप आगे मज़ीद चलाने वाले थे, तो ये इंस्टेंस आईडी और ये चीज़ें बनेंगी, ये पोर्ट्स बनेंगी, ये रिसोर्सेज होंगी, ये तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है कि आप इसको रन कर लें। कह रहा है आउटपुट में क्या नज़र आएगा आपको? ECS नज़र आएगी, ECS ID1 नज़र आएगी, एक RDS नज़र आएगी, एक SLB नज़र आएगी, एक PPC नज़र आएगी। इस तरह से ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। अब अप्लाई जैसी करेंगे ना, ये रिसोर्सेज को बनाना शुरू कर देगा। इसके लिए मैं पहले आपको दिखा दूँ कि अगर आप ECS कंसोल पर जाएँ तो ECS कंसोल पर आपको कितनी मशीनें नज़र आ रही हैं इस वक्त राइट नाउ? एक। इसी तरीके से SLB पे मैं जाता हूँ, सर्वर लोड बैलेंसर पर, और इसी तरीके से मैं RDS पे जाता हूँ, यहाँ पे RDS। सो अगर आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पे कोई रिसोर्सेज नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल खाली होगा यहाँ पे SLB भी और RDS कंसोल भी। आप देख रहे हैं टोटल कितनी नज़र आ रही है? ज़ीरो, रनिंग सब ज़ीरो आ रही है। RDS पे आप जाइएगा, RDS पे भी आपको ज़ीरो ही नज़र आएगा। RDS पे भी आपको ज़ीरो नज़र आएगा। तो मैं इसको चलाने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टेराफॉर्म अप्लाई। अच्छा, कह रहा है कि आप यस करें तो वो आगे लेके आगे चलेगा। मैं कहता हूँ यस। अब ये बनाना शुरू करेगा यहाँ पे। ये देखें क्रिएटिंग आ रहा है और बाकी चीज़ें आ रही हैं। अब
अब ये 10 मिनट लेगा तकरीबन। 10 मिनट के बाद सारी रिसोर्सेज ये बना देगा। तो हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और 10 मिनट के बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो सर एक सवाल था हम्म। जैसे जो है उनकी जो एक EC2 इंस्टेंस या ECS इंस्टेंस है ना, ये डिपेंड करता है आपका जो है ना। देखिए EC2 का लफ्ज़ जो है वो AWS में इस्तेमाल होता है, ECS का लफ्ज़ अलीबाबा में इस्तेमाल होता है। दोनों का काम एक ही है, दोनों ने ही वर्चुअल मशीन की सर्विस देनी है, ठीक है? अच्छा सर, ये स्क्रीनशॉट तो अगर आप देखें तो ये सारी रिसोर्सेज हमारी बन चुकी हैं जो ग्रीन कलर में आ रही हैं। वो कह रहा है कि 14 रिसोर्सेज बनाई हैं हमने, ठीक है ना, जिसमें से कोई भी चेंज नहीं हुई, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुई, क्योंकि अभी बनाई नई है। तो ना ही कोई चेंज हुई है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय हुई है। ये अच्छा जी, अब इसको यहाँ चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से मैं देखूँगा कि ये अब रिसोर्सेज को हमें देख लेना है। रिज़ल्ट क्या है? वर्डप्रेस का पोर्टल खुल के आना चाहिए। अब मैं यहाँ देखें एक मशीन नज़र आ रही है, मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। कितनी मशीन नज़र आ रही है आपको? 3। ये 2 कहाँ से आई? टेराफॉर्म ने बनाई है। अगला लोड बैलेंसर 0 नज़र आ रहा है, रिफ़्रेश का बटन है यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर देता हूँ। डेटाबेस रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये आ गई, लोड बैलेंसर भी आ गया। डेटाबेस पे जा रहा हूँ, 0 दिखा रहा है ये। अच्छा, डेटाबेस में खैर इसने RDS बनाना चाहिए इसने। अच्छा ठीक है, सही है, ये RDS इसने बना दी। इंस्टेंस आ गई। ये हमारी वाली है, ये रही सिलिकॉन वैली। ये रीजन है सारे। तो चाइना में कोई और काम कर रहा होगा, हमारी ये सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली के अंदर ये नज़र आ रहा है, ठीक है? अब इसको करना कुछ भी नहीं है, मैं लोड बैलेंसर पर जाऊंगा। ये आईपी नज़र आ रही है मुझे, पब्लिक आईपी। मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा और ये मेरे पास वर्डप्रेस का सर्वर आ गया सिंपल। ये था एंड गोल जो अचीव करना था मैं, कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने टेराफॉर्म के थ्रू बनाया, इसमें वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आ गया, बाकी चीज़ें हैं वो भी आ गई, और आखिर में लोड बैलेंसर डेटाबेस वगैरह मिला के आपके पास एक चलता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। अगर ये काम आप मैनुअल करते तो सारी चीज़ें डेफिनेटली सारा इंस्टॉल करना पड़ता, सब करना पड़ता, तकरीबन घंटा सवा घंटा जाता आपका। यहाँ पे क्या हुआ, एक दफ़ा कोड लिख लिया, 5 से 10 मिनट में इसने बना दिया सारा। ये फ़ायदा होता है इसके अंदर। अब आपका लास्ट स्टेप क्या करूँगा मैं? टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, यानी कि जो बनाया है उसको ख़त्म करना है, डिलीट करना है। तो ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब का सब डिलीट कर देगा ये, ठीक है? तो ये अपना डिलीट कर रहा है, ठीक है ना? डिलीट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मीनवाइल हम दोबारा आगे चलते हैं और अपने जो टॉपिक है उसको ख़त्म करते हैं हम लोग। तो टेराफॉर्म से मैंने आपको, जी बोले। सबसे जब आप डिस्ट्रॉय की कमांड डालते हैं तो ये अज्यूम करते हैं कि मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे डिस्ट्रॉय जी जी बिल्कुल, इस पर्टिकुलर उसके अंदर देखें, आप कोई भी जब बनाते हैं। ये डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय की जहाँ तक बात है, फॉर एग्जांपल आप किसी इदारे में बैठे हो, कोई शख्स है जो इदारे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है और फिर वो डिस्ट्रॉय करता है, तो क्या इसकी कोई डिजास्टर रिकवरी है? डिज़ास्टर रिकवरी देखें 2 से 3 है। नंबर 1 ये है कि आप क्रेडेंशियल किसी ऐसे बंदे को ना दें
जो कि इसको चलाएगा। नंबर 1, एक्सेस आईडी और सीक्रेट एक्सेस की किसी के पास होनी नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपकी टीम के पास होनी चाहिए। नंबर 2, उस एक्सेस आईडी और सीक्रेट एक्सेस की के पीछे क्या क्या पॉलिसीज़ लगी हुई हैं, क्या वो मशीन बना सकता है, डिलीट कर सकता है, क्या है वो पॉलिसीज़ आपने देखनी है। नंबर 3, अगर किसी ने इन केस फिर भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो बहुत आसान है, आपके पास इसकी एक स्टेट फाइल होती है, आपने वो स्टेट फाइल रखी हुई होती है, TF स्टेट फाइल कहलाती है, जहाँ पे करंट स्टेट चल रहा होता है, उसको आप सेव कर लें। दूसरा ये है कि आपके पास ये जो अभी हमने चलाया है इसका कोड लिखा रखा हुआ होगा, आप दोबारा से इसको रन कर दें। ये है सिलसिला सर। अच्छा सर, इसमें मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि हम्म हमारा मैं ब्रेक से पहले भी ये सवाल पूछ रहा था कि जो हमारा ECS है और जो हमने VPC की सर्विस बनाई, अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। राइट। VPC की सर्विस पहले क्रिएट होती है और फिर ECS एग्जिस्ट होती है, और हमने तो यहाँ पे कहीं पे बताया नहीं है कि कौन सी सर्विस गुड पहले बनाए गुड और पॉइंट। किस पे बनाए। गुड पॉइंट। इसका बहुत अच्छा जवाब ये है कि आप पहले ECS लिख दें, पहले RDS लिख दें, लास्ट में VPC लिख दें। ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसको मालूम है कि पहले क्या बनाना है। ये मतलब मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मुझे नहीं पता कि यार पहले VPC चलेगा ECS चलेगा, मेरे लिए अगर फॉर एग्जांपल नया है, मैं सब लिख दूंगा, लास्ट में VPC डाल दूंगा, चलाएगा पहले वो VPC। यानी कि जिसकी जो डिपेंडेंसी होगी ना, इसकी खूबसूरती ये है, इससे मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोड के टूल्स हैं, क्लाउड फॉर्मेशन है, टेराफॉर्म है, ROS है, डिप्लॉयमेंट मैनेजर है, जिसको भी आप चला रहे हो, उसकी खूबसूरती यही है कि वो जो है उसको पहले वही चलाएगा जिसकी ज़रूरत है, बाद में फिर आगे वो दूसरा चलाएगा। ये ख़ास बात है इसकी। ओके सर, और अभी जो आपने डिस्ट्रॉय की कमांड लगाई है, हाँ उसमें भी ऐसे ही होते हैं ना, पहले हम इंस्टेंसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर हम राइट। ऐसे ही कुछ VPC डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं जब VPC हो ही नहीं सकता, चाहे मैं कंसोल के थ्रू करूं या कमांड के थ्रू। वो कहेगा भाई रिसोर्सेज चल रही हैं, ठीक है ना, और मशीनें भी हटेंगी नहीं, मशीनें कहेंगी मैं लोड बैलेंसर के साथ अटैच हूँ, लोड बैलेंसर पहले हटेगा, फिर मशीनें हटेंगी, फिर डेटाबेस डिलीट होगा, फिर VPC होगा, तो रिवर्स प्रोसेस जाता रहेगा। मुझे अगर बुनियादें हिलानी है घर की, तो मैं ऊपर से तोड़ना शुरू करूँगा ना, डायरेक्ट नीचे बुनियाद पे थोड़ी ज़रब लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लाउड या किसी भी रिसोर्सेज की मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहाँ डिपेंडेंसीज आती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं चीज़ें। तो अगर एक चीज़ आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उसकी डिपेंडेंसी दूसरे पे ज़रूर चेक करनी होगी आपको कि दूसरे पे आया है या नहीं है वो। जी दोबारा बोलिएगा, मैं शायद सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया आपकी बात। बट इसके अंदर देखें, फिर आप अपनी स्टेट फाइल अपडेट करेंगे, स्टेट फाइल दोबारा से चला के टेराफॉर्म प्लान करेंगे इसी के ऊपर, तो वो दिखा देगा आपको कि भाई पहले अपने फर्स्ट टाइम जब टेराफॉर्म अप्लाई किया था तो इतनी रिसोर्सेज बना दी थी, अब आपने ये कुछ नई चीज़ें डाली हैं और अपने कोड में कुछ चीज़ें हटाई हैं, फॉर एग्जांपल कुछ फायरवॉल हटाए हैं या मशीनें कुछ नई ऐड की हैं, तो वो टेराफॉर्म प्लान करेंगे दिखाएगा। अभी आपके सामने क्या आ रहा था, 14 क्रिएटेड, 0 अपडेटेड, 0 डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब वो दिखाएगा 14 की जगह जी आपके पास जो है वो 2 क्रिएट हो रही है नई, 4 को आप मॉडिफाई कर रहे हैं और 2 को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इसमें से, ये है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी आसान एग्जांपल मैं दूं, आप एक कंपनी में जाते हैं, जब पहली दफ़ा कंपनी बनती है तो उसमें एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, इसका मतलब क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है। 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजरने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो हैं वो प्रोमोट हो गए, तो वो क्या हुए, अपडेट हो गए। कुछ लोग उनकी जगह नए हायर हुए, वो कहाँ चले गए, क्रिएट चले गए। और कुछ लोग कंपनी से चले गए या दुनिया से चले गए, ठीक है ना, तो उसका आखिर का लफ्ज़ क्या आएगा, डिस्ट्रॉय। ये मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि हमारी जो रोज़मर्रा की एग्जाम्पल है ना वो काफ़ी आसान रहती है हमारी टेक्निकल चीज़ों को समझने में। तो क्रिएट, अपडेट, डिस्ट्रॉय, बस यही 3 चीज़ें हैं।
पहली दफ़ा में हाँ सब कुछ क्रिएट होगा, ना कोई अपडेट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। किस बिहाफ पर आप डिस्ट्रॉय अपडेट की बात करेंगे? ठीक है ना, यानी कि कोई बेंचमार्क होगा ना। मिसाल के तौर पे आप कोई बात कर रहे हो मुझसे, मैं सिंपल आपको कहूँगा यार इसका बेंचमार्क क्या है। आपका माइंड सोच रहा है ये चीज़ गलत है, या हमारा मज़हब कहता है ये गलत है, या कानून में लिखा है गलत है। कोई बेंचमार्क होगा ना जिसके बिहाफ पे आप बात कर रहे हो, कोई दलील होगी। तो टेक्निकली भी आपको यहाँ पे कोई ऐसी दलील रखनी होगी सामने। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो या अपडेट हो, क्योंकि कोई चीज़ पहले से है ही नहीं। किसको अपडेट कर रहे हैं और किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? पहले दफ़ा जब चला देंगे आप तो फिर रेगुलर बेसिस पे। और ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि ये आएगा आगे आपके इंशाल्लाह जब आप टेराफॉर्म पे काम करेंगे किसी कंपनी के साथ, तो पहली दफ़ा तो बना देंगे, लेकिन डे टू डे आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा होगा भाई अब ये कर दो, मशीन का साइज़ बड़ा कर दो, ये फायरवॉल ऐड कर दो। तो क्या हर दफ़ा ज़ीरो से चलाएंगे? नहीं, उसमें अपडेशन आती रहेगी उसमें। तो आप अपने कोड में चेंजेस करते रहेंगे। और टेराफॉर्म प्लान, अच्छा टेराफॉर्म प्लान की खूबसूरती ये है कि कोई चीज़ चलाता नहीं है, वो पहले आपको दिखाता है। इसको हम AWS की ज़बान में कहते हैं चेन सेट। चेन सेट का मतलब है कि भाई देख लो ये चलने जा रहा है, तो कोई गलती है, कोई गड़बड़ है तो अभी बता दो। ये फ़ायदा होता है टेराफॉर्म प्लान चलाने का, कि मैं खुद मुतमईन हो जाऊँ कि भाई मैं जो चीज़ चलाने जा रहा हूँ ऐसा ना हो जो चीज़ डिस्ट्रॉय करनी थी गलती से कुछ और डिस्ट्रॉय कर दूँ मैं। तो वो वहाँ दिखा देगा कि फ़ला चीज़ नई क्रिएट कर रहे हो आप, फ़ला चीज़ को अपडेट कर रहे हो, यानी कि मशीन का साइज़ बढ़ा रहे हो या रीजन चेंज कर रहे हो, फ़ला चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप मुतमईन हो गए, आपने कुछ नहीं किया, आपने टेराफॉर्म अप्लाई किया और चला दिया उसको, ख़त्म। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो रही है बातें मेरी? कोई और स्टूडेंट जिनके माइंड में यही सेम सवाल आ रहा हो तो उनको भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टेराफॉर्म से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान हो गई। मैंने आपके सामने एक एक चीज़ आपके मतलब चला कर पूरी दिखा दी है मैंने। अब नीचे देखें लिखा हुआ डिस्ट्रॉय कंप्लीट। हाँ बोलिए। अगर हमारे पास कोई ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम्म, उसमें भी हम डिप्लॉयमेंट करते हैं सिर्फ क्लाउड में ही करते आपने स्लाइड पे देखी होगी प्रेजेंटेशन जब मैं टेराफॉर्म की पढ़ा रहा था, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि अगर आपके पास VMware है, सिट्रिक्स है, यानी कि ऑन प्रेमिसेस हाइपरवाइजर्स हैं, उस पर चल जाएगा ये। लेकिन ऑन प्रेमिसेस डायरेक्ट मशीन है उस पर नहीं चलेगा ये। तो इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको दिखाया था कि AWS, गूगल, एज्योर, अलीबाबा इन पे तो चल जाएगा, उसके अलावा VMware पे चलेगा, ओपन स्टैक पे चलेगा, सिट्रिक्स पे चलेगा, इन तमाम पे चल सपोर्ट करता है ये। लेकिन मॉड्यूल्स अलग लिखने पड़ते हैं। ये जो यहाँ हमने कमांड्स लिखी थी इसके अंदर, वो अलीबाबा को सपोर्ट करने के लिए, तो मॉड्यूल्स अलग अलग होंगे, उनके जो कॉल्स होंगी, रिसोर्स कॉल्स होंगी, वो भी अलग अलग होंगी। ठीक है, अब ये देखेंगे डिस्ट्रॉय हो गया, 14 डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कंप्लीटेड, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। सर डिस्ट्रॉय के साथ और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं लाइक डिस्ट्रॉय नहीं, डिस्ट्रॉय नॉर्मली पूरी रिसोर्सेज ही होती हैं, पूरी अपडेट होती है। वो फिर आपने क्या करना होता है, अपने कोड इसको देना होता है कि भाई मैं ये 3 चीज़ें डिस्ट्रॉय करना चाह रहा हूँ, तो आप अपने कोड में चेंजेस करके इसको दे दें। उसके बाद टेराफॉर्म प्लान दोबारा चला के चेक कर लें और उसके बाद चला दें, तो वो आप ही के कोड के अंदर जितनी चीज़ें बनाई हैं उसमें से 3, 4, 5 चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देगा वो। सिंपल। ठीक है जी, तो ये तो बन गया। इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ से जाके मैं लैब्स को ख़त्म करूँगा, स्टॉप लैब करूँगा, तो जो मेरी लिनक्स की मशीन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये स्टॉप लैब कर ली, ये हो रहा है, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है हमें, और हम वापस अब आते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। टेराफॉर्म एंड हेल्म। हेल्म बेसिकली क्या करता है? हेल्म बेसिकली आपको अलाउ करता है कुबरनेटिस को मैनेज करने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करता है। ठीक है ना, हेल्म को अगर मैं देखूं तो हेल्म बेसिकली जो बाहर की एप्लीकेशंस कुबरनेटिस पर आती हैं उनको ऑटोमेट करने में आसानी देता है, ईजी करता है उनके लिए। अच्छा, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम बैक एंड पे पढ़ के आए थे। अब ये उसकी अपडेट्स बता रहे हैं टेराफॉर्म के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कि किस तरह से एप्लीकेशंस बनेंगी टेराफॉर्म से, क्या क्या होगा। मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे क्लाउड कंटेनर सर्विस के लिए। ठीक है, जिसमें एप्लीकेशंस हैं, सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट सर्विस कौन सी, एक्सटर्नल DNS बनेगा, सर्टिफिकेट्स लगेंगे, सीक्रेट मैनेजर लगेंगे, प्रोमीथियस के ऑपरेशंस लगेंगे जो कि बेसिकली लॉग्स निकालेंगे, डेटाबेस अटैच होगी। तो अब ये वो तमाम सर्विसेज के बारे में यहाँ बता रहे हो। डेवऑप्स के मैनुअल स्टेप्स दिखा रही है कि किस तरह से होगे। मैनुअल प्रिपरेशन क्या है, अकाउंट क्रिएशन होगी, एक्टिव डायरेक्टरी लगेगी। ठीक है ना, क्लाउड मैनेज सर्विसेज के क्या क्या होगा, क्यूबरनेटिस क्लस्टर आप बनाएंगे, RDS है, लॉग है, ये वही है टेराफॉर्म के। हेल्म क्या करेगा, इसके डिप्लॉयमेंट सर्विस और इंटीग्रेशंस करेगा।
अच्छा, अब आखिरी आती है क्लाउड रिसोर्स ऑब्जर्वेबिलिटीज़, जिसके अंदर मॉनिटरिंग टूल्स ज़्यादा है। ये आखिरी टॉपिक है हमारा आज का। तो इसके अंदर दिखा रहा है कि अली बाबा क्लाउड मॉनिटर देता है, जिसमें आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, कब सीपीयू ऊपर जा रहा है, कब सीपीयू नीचे आ रहा है, कब मशीन डाउन हुई है, तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोमीथियस इसके अंदर मौजूद है, आर्म्स मौजूद है, एसएलएस मौजूद है, ट्रेसिंग एनालिसिस मौजूद है इसके अंदर। ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। क्लाउड नेटिव मॉनिटरिंग आर्किटेक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो ऑडिट लॉग्स हैं, इनग्रेस लॉग्स हैं, बिजनेस लॉग्स मिल जाते हैं इसमें आपको। ये सारे किस्म के लॉग्स हैं। अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये टोटल मॉनिटरिंग और लॉगिंग के ऊपर है, ठीक है। एपीआई सर्वर है, इनग्रेस कंट्रोलर्स इसमें आ गया, प्रोमीथियस और ग्रिफाना इसमें आ गया है, ठीक है। वही जो लास्ट हमने डायग्राम उस वक्त देखी थी। तो क्लाउड मॉनिटर में और ग्रिफाना में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है मुझे? क्लाउड मॉनिटर में, प्रोमीथियस में, ग्रिफाना में ऐसा क्या फ़र्क है कि हम सिर्फ प्रोमीथियस नहीं यूज़ कर सकते, हम क्यों बार बार इसकी तरफ जा रहे हैं? सर आई थिंक ये इसकी वो भी सर्विस अली बाबा क्लाउड की सर्विस। और कोई बताना चाहेगा? गलत बोलो मगर बोलो ज़रूर। खामोश रहोगे नहीं सीख पाओगे, और ये सोच के नहीं बोलोगे कि सामने वाला क्या बोलेगा, तब भी नहीं सीख पाओगे। हमेशा याद रखना, गलत बोलो पर बोलो। नहीं, मैं अब बताता हूँ। प्रोमीथियस लॉगिंग के लिए यूज़ होता है, ग्रिफाना उसकी विजुअलाइजेशन के लिए होता है। यानी कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो भाई ये लॉग की वजह से ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ग्रिफाना है। क्लाउड मॉनिटर अली बाबा की सेल्फ सर्विस है, ठीक है। तो या तो आप रिसोर्स मॉनिटर के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लाउड मॉनिटर यूज़ करेंगे, जिसमें वो दिखाएगा कि मशीन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। एप्लीकेशन लेवल पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको विजुअलाइजेशन के लिए प्रोमीथियस और ग्रिफाना लगाया जाता है। वो चीज़ क्लाउड मॉनिटर नहीं बताती। और मशीन में इटसेल्फ बाहर से सीपीयू ऊपर नीचे हो रहा है, ये चीज़ ग्रिफाना और प्रोमीथियस डायरेक्ट नहीं बताती, इसको अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि क्लाउड मॉनिटर हटाकर मैं अगर वो काम प्रोमीथियस से ग्रिफाना से करवाना चाहूँ हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन के लॉग्स को मैं क्लाउड मॉनिटर से करवाना चाहूँ नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक? क्लाउड मॉनिटर की स्क्रीन ये आपके सामने आ रही है, ये दिखा रहा है आपको, ये देखें आपकी मशीन का प्रोसेसर कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कौन सी पॉड्स इस्तेमाल हो रही है, किस तरीके से लेके चल रहा है, ये एक एक चीज़ यहाँ पे वो दिखा रहा है। प्रोमीथियस, ये रहा प्रोमीथियस और ग्रिफाना का, ये रहा ग्रिफाना का डैशबोर्ड। देखें ना कितना साफ़ सुथरा डैशबोर्ड है, जिसमें बाकायदा वो लॉग्स दिखा रहा है आपको कि यूजेज कितनी हो रही है और बकिया चीज़ें कितनी चल रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये फ़ायदा होता है इसका। इनग्रेस लॉग्स हैं, एपीआई सर्वर है, ठीक है ना, क्लाउड सर्वर है, क्लाउड इवेंट सेंटर है, ठीक है ना, ये सारा अली बाबा का अपना है कंसोल। ऑटो स्केल का अगर ऑडिट करना हो तो यहाँ पे मौजूद है, क्यूबरनेटीज इलास्टिक ऑटो स्केल, उसके ऑडिट्स नज़र आ जाएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। इनग्रेस डैशबोर्ड जो आ रहा है वो भी नज़र आएगा बिजनेस मॉनिटर पे। ये सारा अली बाबा की कंसोल पर है क्यूबरनेटीज और डॉकर्स के लिए। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, एप्लीकेशन जब अंडर चल रही है क्यूबरनेटीज के तो उसकी मॉनिटरिंग वगैरह भी आप जो है उसके कंसोल से ही करेंगे। और ये बड़ा खूबसूरत तरीका दिया हुआ है यहाँ पे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाता है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन ब्लॉक हो रही है, ब्रेक हो रही है बीच से। इसके लिए AWS एक सर्विस देता है एक्सरे के नाम से, उसको यूज़ करते हुए आप एप्लीकेशन की कोई एरर है उसको निकाल सकते हैं। सिंपल लॉग सर्विस है लॉगिंग मॉनिटरिंग में, जिसके ज़रिए आप लॉगिंग निकालते हैं, ठीक है ना। जनरल आइडिया लॉग सर्विस का क्या है, वो ये बता रहा है कि लॉग करेक्शन डाटा है, लॉग डाटा एनालिटिक्स है, लॉग को स्टोरेज करता है, उसको क्यूरी करता है। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग्स के ज़रिए ही आप डिसाइड करते हैं कि सर्वर का करना क्या है, इतने ज़्यादा एरर आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, सही चीज़ें बताता है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच बता रहा है कि पहले करेक्शन होती थी, फिर स्टोरेज, पे कंप्यूटेशन, पे वेयर हाउस जाता है, विजुअलाइजेशन होता था। एडवांटेज ऑफ लॉग सर्विस में क्या है, इसमें लॉग हब है, लॉग शिपर है, लॉग सर्च है, ठीक है ना। तो तीनों के अपने अपने फ़र्क है, काम है। लेस देन 30% ऑफ द काफ्का कॉस्ट ऑफ स्मॉल वेबसाइट्स, रिसोर्स नो कोड मशीन रिसोर्सेज, लॉग शिपर ये काम करता है आपका। और लॉग सर्च जो है वो इलास्टिक सर्च के साथ काम करता है, जहाँ पे आपको वो फ़िल्टर करके लॉग्स दिखाता है सारे। लॉग सर्विस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, डाटा एनालिटिक्स में, लॉग के ऑडिट्स करने में, प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आपको लॉग्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप मेंटेनेंस करेंगे क्या जब आपके पास लॉग ही नहीं होगा।
क्यूरी कर सकते हैं डाटा को, एनालाइज कर सकते हैं अपने लॉग्स को, ठीक है ना। एनालाइज करने के लिए आपको 5 अलग अलग डायमेंशंस मिलते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ डाउन टाइम, इस तरह से। ये सीक्वल की बेसिक्स बता रहा है सिंपल। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ ECS एंड OSS इन लॉग सर्विस। ECS इलास्टिक कंप्यूट सर्विस और ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस, यानी कि वर्चुअल मशीन्स और आपका गूगल ड्राइव एक तरीके की, उसकी लॉग सर्विस के बारे में बता रहा हूँ। ECS आपको मालूम है कंप्यूटिंग सर्विस है जिसको अभी हमने बनाया है, ठीक है ना। OSS क्या है? ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है, जहाँ आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं, PDF की, इमेजेस, ये तमाम चीज़ें। लॉग मैनेजमेंट क्या है? ECS की और OSS की। लॉग हब है, लॉग स्टोर है, लॉग सर्विस है, तमाम चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। कलेक्ट ECS लॉग डाटा स्टेप्स, इसमें दिखा रहा है कि किस तरह लॉग टेल बनानी है, किस तरह आइडेंटिटी यूजर्स बनाने हैं, किस तरह से मशीन ग्रुप्स बनाने हैं लॉग्स को कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट की अब बात हो जाए, ठीक है ना। मॉनिटरिंग के लिए हम क्लाउड मॉनिटर यूज़ करते हैं। अच्छा, सर्वर मेंटेनेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सर्वर मेंटेनेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द सर्वर अपडेटेड एंड वर्किंग ऑफ टिप टॉप शेप, यानी कि बिल्कुल अपडेटेड हालत में हो। सर्वर मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? सर्वर मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है कीपिंग अ सर्वर सॉफ्टवेयर अपडेटेड एंड रनिंग सो दैट अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन ऑपरेट स्मूथली। Regular preventive maintenance will keep the application software running and expected and will help avoid a total partial network failure, यानी कि अवॉइड करता है टोटल या पार्शियल नेटवर्क फेलियर को। अब उसके लिए क्या तरीक़ेकार हैं? हम अपनी PC से SSH करते हैं सर्वर्स को, ठीक है ना। मॉनिटरिंग मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कई किस्म के टूल्स हैं। क्लाउड शेल है, API एक्सप्लोरर है, एक्शन ट्रेल है, क्लाउड मॉनिटर है, तमाम चीज़ें। यहाँ पे क्लाउड मॉनिटर की अगर बात करूँगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग है फंक्शनैलिटीज़ के साथ, एंड टू एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, फ्लेक्सिबल एंड एक्यूरेट अलार्म्स मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है। मैनेज एप्लीकेशन बाय ग्रुप्स है, विजुअल डैशबोर्ड्स हैं जहाँ विजुलाइज कर सकते हैं कि आपका ट्रैफिक कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। CPU कितना यूज़ हो रहा है, उसके हिसाब से फिर आप मशीन को ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। एक्शन ट्रेल इसके अंदर मौजूद है, लॉग मैनेजमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, ये तमाम चीज़ें क्लाउड शेल्स। क्लाउड शेल का फ़ायदा ये होता है कि अली बाबा के ऊपर ही जो है ना शेल यानी कि CLI इंस्टॉल होता है, आपने कोई मशीन नहीं कॉन्फ़िगर करनी पड़ती और इसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड मॉनिटर, ठीक है। क्लाउड मॉनिटर क्या चीज़ है? क्लाउड मॉनिटर बेसिकली आपके अलार्म्स को देखता है, एंड टू एंड मॉनिटरिंग देखता है, CPU अलार्म्स, डिस्क अलार्म्स, नेटवर्क फेलियर्स, इनको मॉनिटर करता है, जिसको AWS में क्लाउड वॉच कहा जाता है। फंक्शन का ओवरव्यू अगर आप देखें, ये स्क्रीन है अली बाबा क्लाउड मॉनिटर की, जिसमें ये दिखा रहा है कि टोटल अलार्म 75 आए हैं, 5 अलार्म स्टेट में हैं, 23 जो है इनसफिशिएंट डाटा है जिसके ऊपर कोई डाटा रिसीव नहीं हुआ कि अलार्म था क्या, एरर था क्या, ठीक है। डैशबोर्ड आपको पूरा मिलता है जिसके अंदर आप अपने ग्राफ्स, लॉग्स देख सकते हैं, अलग अलग किस्म के चार्ट्स देख सकते हैं आप कि डाटा लॉग्स कहाँ से आ रहे थे या मॉनिटरिंग में क्या था, CPU कब कब किस किस दिन किस किस टाइम पर ऊपर गया। फॉर एग्जांपल आपको पता, आपको देखना है कि यार आपकी कस्टमर का जो सर्वर है वो किस टाइम पे पीक टाइम पे जाता है, तो आप देख रहे हैं भाई सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे तक के पीक टाइम पे चला जाता है, तो आप चेक करेंगे कि वो क्यों जा रहा है पीक टाइम पे, क्या कोई डाटा इस्तेमाल हो रहा है, क्या चीज़ें। एप्लीकेशन ग्रुप की बात करेंगे, सो एप्लीकेशन ग्रुप के ऊपर आप क्या क्या करते हैं। विद एप्लीकेशन ग्रुप आप रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, आप क्लाउड की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं यहाँ से, ये तमाम चीज़ें जो है आप एप्लीकेशन ग्रुप के थ्रू हैंडल करेंगे। होस्ट मॉनिटरिंग बड़ी ज़बरदस्त फ़ीचर है, इसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को या अपने होस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं कब कब अप था क्या था, ठीक है। और आपने इसका एजेंट इंस्टॉल करना है, वो एजेंट भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है एजेंट इंस्टॉल करने के बाद कई किस्म के इंटरनल लॉग्स भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कस्टम मॉनिटरिंग एंड इवेंट मॉनिटरिंग की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन इवेंट मॉनिटरिंग एंड कस्टम मॉनिटरिंग के अंदर ओपन API है, जावा SDK है, क्लाउड मॉनिटर से अटैच हो रहा है। क्लाउड मॉनिटर पे जब अलर्ट आएगा तो वो क्यूरी भी भेजेगा इवेंट्स की और आपको अलार्म भी भेजेगा, आपको SMS के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, ठीक है ना। ये क्लाउड सर्विस के मॉनिटरिंग के टूल्स हैं, ये सामने मॉनिटर है और इन तमाम को मॉनिटर कर रहा है। जैसे ये RDS है, ये ECS है, अब इसमें ये रेडिस कैशे है,
ठीक है। इसी तरीके से ये CDN है, ये SLB है, ये नेट गेटवे है, OSS है, ये तमाम चीज़ें इसमें मिल रही हैं। अलार्म सर्विस का एडवांटेज क्या है कि यूज़ अलार्म रूल्स फॉर एनी ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ क्लाउड मॉनिटर। अलार्म रूल्स आप लगाते हैं अगर आपकी मशीन अप डाउन हो रही है, एप्लीकेशन ग्रुप है, तो उसमें आप अलार्म सर्विस लगाते हैं। एक्शन ट्रेल AWS में जैसे क्लाउड ट्रेल होता है या एक्शन ट्रेल होता है, ये आपको बताता है कि आपकी सिस्टम के अंदर कौन कौन घुसा है, कौन कौन यूज़र काम कर रहा है, कब कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये तमाम चीज़ें इसमें मिलती हैं। इसमें ट्रबल शूटिंग आप करते हैं, कोई इवेंट लॉगिंग करते हैं, डिटेल रिकॉर्ड्स निकालते हैं, रिलायबिलिटी मेंटेन करते हैं इसके अंदर आप, ये सारी चीज़ें आप करते हैं एक्शन ट्रेल के थ्रू। हिस्ट्री निकालनी हो, AWS में लास्ट 90 डेज़ का है, इसमें लास्ट 30 डेज़ तक का डाटा आप निकाल सकते हैं कि आपकी मशीन, आपके क्लाउड पे कौन कौन लॉगिन होकर उसने क्या क्या काम किया। अभी किसी दोस्त ने सवाल किया था स्टूडेंट ने कि क्या क्या काम करता है, कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए ये वाला मौजूद ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्शन ट्रेल। एक्शन ट्रेल के ज़रिए ये आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। ट्रेल की लिस्ट मौजूद है इसके अंदर, ट्रेल की लिस्ट के थ्रू आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लिमिट्स हैं इसके अंदर, लिमिट्स का मतलब नंबर ऑफ़ ट्रेल जो है आप एक बना सकते हैं, नंबर ऑफ़ OSS बकेट आप एक बना सकते हैं, लास्ट 30 डेज़ तक का डाटा आप निकाल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ठीक है, समरी की तरफ हम जाते हैं। समरी बता रही है कि अलीबाबा क्लाउड मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। क्लाउड मॉनिटर, एक्शन ट्रेल, ओपन API एक्सप्लोरर और क्लाउड शेल। क्लाउड मॉनिटर जो है वो सपोर्ट करता है ये फीचर्स को, जिसमें वो डैशबोर्ड के ऊपर एप्लीकेशन ग्रुप्स बनाता है, होस्ट की मॉनिटरिंग करता है, आपके इवेंट्स को मॉनिटर करता है। कस्टम मॉनिटरिंग मतलब आपने कुछ कस्टमाइज फ़िल्टर लगाया कि मुझे इस चीज़ों की मॉनिटरिंग करती है, और उनके अलार्म आपको प्रोवाइड करेगा वाया SMS और ईमेल। एक्शन ट्रेल्स की लिमिट क्या है कि एक ट्रेल आप बना सकते हैं, बकेट एक ही बकेट को यूज़ कर सकते हैं, 30 दिन तक का डाटा रख सकते हैं, नज़र आता है रिकॉर्ड। इसके बाद का डाटा आपको बकेट में नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में ऑडिट होता है हर साल, अब आपको पूरे साल का डाटा चाहिए, तो आपको एक्शन ट्रेल पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको OSS बकेट के अंदर उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। ये फुल चेन है डिटेक्शन, आइडेंटिटी एंड एनालिसिस की, कि किस तरह से काम करता है। SLS है, प्रोमीथियस है, ठीक है ना, कोड किस तरह से है, ये इनकी मुख्तलिफ सर्विसेज इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो अभी तक हमने ऊपर से कल से पढ़ा है जब से। सो ये था हमारा एक कोर्स जो हमने ख़त्म किया। इसको ये रिकैप करवा रहा है कि सर्विस कंट्रोल, सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट, रेपोजिटरी किस तरह है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सर्किल CI से कैसी है, डॉकर के इमेजेस पे जाएगा, फिर उसकी रिलीज़ करेगा, रिलीज़ के बाद वो डिप्लॉयमेंट करेगा कुबरनेटिस पर, और फिर बाद में आप उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, अब ये कोर्स आपको जो है वो डेवऑप्स की तरफ ले आएगा, बट डायरेक्ट आप डेवऑप्स का पेपर मत दीजिएगा, आपने इससे पहले जो है वो क्या नाम है, अलीबाबा का कंप्यूटर एसोसिएट है, कंप्यूटर प्रोफेशनल देना होगा, ताकि आपको बेसिक पता हो अलीबाबा की कंप्यूटर सर्विस के बारे में, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, SLB, RDS, रैम, रिसोर्स एक्सेस मैनेजर, क्लाउड मॉनिटर, उसके बाद आप इसकी तरफ जा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का कोर्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।